अगर मैं कल के लेक्चर को पहले रिवाइज करूँ तो कल हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़े, जिसमें हमने स्पेसिफिकली प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाजेस, बैक और शटल वेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे ये जो है प्लाज्मिड्स या क्लोनिंग वेक्टर्स कैसे कैरी आउट करते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और हमने स्पेसिफिकली देखा था कि कैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कैरी आउट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स या जीन पार्टिकल्स एक सेल से इनटू द ह्यूमन, या एक ह्यूमन जीन कैसे वो कैरी करते हैं फ्रॉम अ सेल टू अनदर सेल। स्पेसिफिकली हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम देखा था कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज होते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहले प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मिड्स को सबसे पहले डिस्कवर विलियम हेज ने किया था और जोसन लेडरबर्ग ने किया था डिस्कवर इन द 1952। प्लाज्मिड जो सिंपली डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हेलिकल सर्कुलर होता है और ये बैक्टीरिया और यीस्ट में पाया जाता है। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिनमें 1 से 2 कॉपीज होती है। दैट मीन जब हम उस प्लाज्मिड को किसी अपनी होस्ट सेल के अंदर डालेंगे तो उनकी एबिलिटी होती है कि वहां पे वो खुद को 1 से 2 बारी मल्टीप्लाई कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वो खुद को मल्टीप्लाई कर पाते नहीं है। और इसकी वजह से इन ऐसे प्लाज्मिड्स को जिनका कॉपी नंबर कम होता है हम उनको स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स कहते हैं, और वो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स हम जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था दूसरे टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स जिनका कॉपी नंबर 15 to 100 चला जाता है। दैट मीन्स अगर हम उनको अपने होस्ट सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एक सिंगल सेल के अंदर 15 to 100 टाइम्स खुद को कॉपी कर पाते हैं। और ऐसे प्लाज्मिड्स को हमने रिलैक्स प्लाज्मिड्स का नाम दिया था, और स्पेसिफिकली यही रिलैक्स प्लाज्मिड्स है जो हम अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं ना। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लाज्मिड्स के, और हमने प्लाज्मिड्स के बारे में ये भी पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड्स है उनका साइज रेंज करता है फ्रॉम 2 kb to 500 kb। प्लाज्मिड जो यूजुअली स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैरी करते हैं और उनका साइज जो है किसने वेरी होना चाहिए 0.5 kb to 8 kb। सो बेसिकली जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो स्पेसिफिक रेंज साइज रेंज में जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस डीएनए फ्रेगमेंट को फॉर एग्जांपल हमने कट किया था हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो उनका एक स्पेसिफिक साइज होता है। ये छोटा डीएनए मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली जो ये प्लाज्मिड से ये छोटे वाले फ्रेगमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, और इनका साइज रेंज कितना होता है 0.5 to 8 के बीच। ये ऑलरेडी हम कर पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद इनका साइज स्मॉल होता है और ये प्लाज्मिड्स जो बेसिकली स्मॉलर साइज के होते हैं खुद, और हम इनको इजीली किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। क्यों हो इजीली होस्ट कर पाते हैं? क्योंकि इनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। फिर हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है ये हमें कहाँ से मिले। ये भी बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं डबल स्ट्रैंडर्ड, और हम इनको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एफएम प्लाज्मिड्स, और ये यूज होते हैं फॉर क्लोनिंग जीन्स इन बैक्टीरिया यूजुअली इकोलाई। सो बेसिकली अगर आप लोगों को कोई ह्यूमन जीनोम जो है वो इंट्रोड्यूस करना है किसी और सेल में, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरियल सेल हो उसमें भी स्पेसिफिकली इकोलाई, तो आप कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करोगे? आप यही बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करोगे। ये इजीली लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को कैरी कर पाता है एक सेल से दूसरे अंदर, और इस पर्टिकुलरली इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम क्यों स्टडी करते हैं? हम उसको बहुत स्पेसिफिक रीजंस के लिए स्टडी करते हैं। बेसिकली जब भी हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम वहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, और उसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक सेल से दूसरे से कैरी करने के लिए हम यही बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। और स्पेसिफिकली जब हमें ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस पढ़ना होता है कि इसकी सीक्वेंस क्या है, इस पर सीरीज
कैसी है, तो उस टाइम पे भी हम यही जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कैरी करता है उनका साइज बेसिकली 50 to 300 KB जो है उनका रेंज। व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। फॉर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर कल का लेक्चर हमारा था कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स हम कहाँ पे यूज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो कौन कौन से हैं। एक तो डिसआर्मर टीआई प्लाज्मिड था और दूसरा डिसआर्मर रेट्रोवायरसेस था। डिसआर्मड टीआई प्लाज्मिड हमने पढ़ा था कि वो जो है बेसिकली डिसआर्मड क्यों, क्योंकि हम इससे टीआई जीन निकालते हैं जो किसके लिए कोड करता है, वो कोड करता है फॉर ट्यूमर डिजीज इन द प्लांट्स। जब ये टीआई जीन वाला बैक्टीरिया अगर किसी भी प्लांट के अंदर जाता है थ्रू द इंजरी थ्रू द वॉन्ट, तो वहाँ पे वो एक डिजीज करता है जिसको हम कॉर्नगाल डिजीज कहते हैं। और फिर इस कॉर्नगाल डिजीज की वजह से प्लांट्स में जो है डिफरेंट पार्ट्स में ट्यूमर्स आ जाते हैं और इवेंचुअली प्लांट की डेथ हो जाती है। और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशर। ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है इनटू द सॉइल। बेसिकली एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव होता है इन द सीरीज। अगर आप उसको देखोगे तो ग्राम नेगेटिव नेचर में होगा, पैथोजेनिक है, सॉइल बैक्टीरिया, मतलब हैंडफुल ऑफ सॉइल में आपको आराम से मिल जाएगा। ये ह्यूमंस को कुछ नहीं करता है, बट ये प्लांट्स के लिए डेडली साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको एक डेडली डिजीज कराता है जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज या ट्यूमर्स कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस टीआई प्लाज्मिड से क्या करते हैं, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है इससे हम टीडीएनए रिमूव कर लेते हैं। इससे हम एक लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो निकाल लेते हैं जो कोड किसके लिए करता है, ट्यूमर्स के लिए। और फिर जब हम इसके लिए निकालते हैं तब जाके हम उसको यूज करते हैं इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर हम इसको यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर और ये कैरी आउट करते हैं हमारे लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरी सेल में। ये हम सारा कल पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज डिसआर्मर्ड रेट्रोवायरसेस। अगर मैं डिसआर्मर्ड रेट्रोवायरसेस की बात करूं तो बेसिकली रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था। रेट्रोवायरसेस सिंपली ग्रुप ऑफ वायरसेस बिलोंग होते हैं जो वायरल फैमिली रेट्रोवेड को बिलोंग करते हैं। इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली रेट्रोवायरसेस वो वाले वायरसेस है जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनमें डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते नहीं, और ये डबल स्टैंडर्ड नहीं सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। Their genome commonly contains three important type of genes. एक तो गैग जीन होता है जो कोड करता है फॉर कोर एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द वायरस, जैसे कैप्सिड प्रोटीन है। पोल जीन होता है जो पॉलीमरेज होता है जो कोड करता है फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज इंटरग्रेस एंजाइम एंड एनवेलप जीन विच कोड्स फॉर द रेट्रोवायरल कोड ऑफ प्रोटीन। सो बेसिकली अगर आप इस रेट्रोवायरस को जीनोम देखोगे तो इसमें आपको 3 तरीके के जीन्स देखने को मिलेंगी, और वो कौन कौन से हैं, गैग जीन है, पॉल जीन है और एनवी जीन है। अब ये तीनों जीन जो है इस वायरस के डिफरेंट पार्ट्स के लिए कोड करते हैं। अगर गैग जीन देखोगे ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, तो ये किसके लिए कोड करता है, ये कोड। और जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस होता है उसके लिए कोड करते हैं, मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस है, जो वायरस का आउटर स्ट्रक्चर है, तो ये उस चीज के लिए कोड करता है, ये उसके आउटर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। फिर इसका पोल जीन है जो बेसिकली उसको हम पॉलीमरेज जीन कहते हैं। जो पॉलीमरेज जीन है ये किसके लिए कोड करता है फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये प्रोटीएसेस बनाता है और इंटीग्रेस एंजाइम्स बनाता है। एंड द लास्ट जीन जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज एनवी जीन, और ये एनवी जीन जो है ये इसका एनवेलप, इसको हम एनवेलप जीन भी कहते हैं। ये इस रेट्रोवायरल का आउटर कोट क्रिएट करता है। Now ये जो disarmed retrovirus है, retrovirus within the host convert their single stranded RNA into the double stranded RNA with the help of reverse transcriptase enzyme, then incorporate double stranded DNA into the host। देखो अब ये retroviruses करते हैं, अगर ये retroviruses को हम human cells के अंदर डालेंगे, अगर हम इसको ह्यूमन सेल के अंदर डालेंगे तो बेसिकली ये ह्यूमंस में एक डिजीज करता है जिसको हम कैंसर यूजुअली कहते हैं, या तो ट्यूमर्स भी कह सकते हो। सो बेसिकली ये रेट्रोवायरसेस जो है ये दे आर डेडली पैथोजेंस जो ह्यूमन सेल के अंदर जाके उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं उनको कहूँ तो कैंसर या ट्यूमर्स क्रिएट करते हैं। तो अब जैसे हमने डिसआर्मड टीआई प्लाज्मिड से
डीएनए को निकाल के उसको डिसआर्म किया था, हम इस रेट्रोवायरस से इसका पैथोजन निकाल के जिसकी वो जीन्स निकालते जो उसकी पैथोजेनिक एक्टिविटी में हेल्प करते, तो हम इसको ही निकालते और फिर जाके हम इसको यूज करते एज अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इट विल बी रेयरली आस्क्ड इन, बट याद रखना वाई ये डिसआर्मड होता है, क्यों? क्योंकि हमने इसको डिसआर्मड बनाया होता है, हमने इसका फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इससे भी निकाला होता है जो कोड करता है फॉर द डिजीज, फॉर द डेडली डिजीज जो ह्यूमन सेल्स के लिए काफ़ी डेडली होती हैं। और फिर हम इसी रेट्रोवायरस को यूज़ करते हैं, इसी रेट्रोवायरस के इस ट्रांसक्रिप्टेज जीन को यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, ये होस्ट सेल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन ऑलरेडी प्रेजेंट था जो मैंने इससे पहले कहा, और देन इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, और फिर यही डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे होस्ट सेल के अंदर। सो बेसिकली जो ये रेट्रोवायरस से पहले हम इसको डिसआर्मड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें खाली इसका जो है प्रॉफिटेबल साइड देखना है, सो दैट हमारी सेल जो आगे चल के डिवाइड कर सके, वो मल्टीप्लाई कर सके और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। उसकी वजह से उसी पर्पस के लिए हम इससे ये सेगमेंट ऑफ डीएनए निकालते और फिर इसी जो इसका सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसपे जीन्स प्रेजेंट है फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हमें इसमें से उतना ही सेगमेंट चाहिए होता है, हम उसी सेगमेंट को निकालते फिर इसको हमारे होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते और ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर अपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और फिर हम इसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपने होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर क्या होता है वहाँ पे वो खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है, वहां से प्रोटीन मिलता है, हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। सो इज दिस रेट्रोवायरस क्लियर? रेट्रोवायरस क्लियर हुआ एवरीवन? रेट्रोवायरस क्लियर है? रेट्रोवायरस क्लियर है गर्ल्स? मालिनी आपको क्लियर है? ओके, ना हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर द टूल्स ऑफ, अभी तक हम टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे थे, हमें क्या क्या जरूरत होती। सबसे पहले हमने एंजाइम्स पढ़े, उसके बाद सेकेंड टूल कौन सा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, दैट वाज द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर्स हमने क्लियर किया, एंड द थर्ड वन इज नाउ पैसेंजर डीएनए। नाउ दिस इज द थर्ड टूल ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद हमें जो है एक्चुअली प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है। नाउ पैसेंजर डीएनए हम इसको किसको कहते हैं? हम बेसिकली पैसेंजर डीएनए उस फॉरेन डीएनए के सेगमेंट को कहते हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है, किसमें? होस्ट सेल में, जिसको हम डिजायर जीन को, डिजायर सेगमेंट को, डिजायर सेगमेंट को हमने किसी एक पर्टिकुलर सेल से निकाल के हमें अब उसको दूसरी सेल में इंट्रोड्यूस करना था, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए कहते हैं, डिजायर्ड जीन कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको अब हमें अपना एक सेल से अपनी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। पैसेंजर डीएनए जो एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मली इन द होस्ट सेल एज इट एक्सप्रेस इन द पेरेंटल सेल। जब हम इस पैसेंजर डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे किसके, क्लोनिंग वेक्टर के साथ, फिर इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसी और सेगमेंट में। एग्जांपल ले लो इंसुलिन जीन और इकोलाई की। हमने क्या किया था, हमने इंसुलिन जो ये ह्यूमन सेल थी इसके डीएनए से इस आई जीन को निकाला था, इस बीटा जीन को निकाला था, और ये किसके लिए कोड करता था, फॉर द इंसुलिन, और फिर इसी बीटा जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया था इनटू द इकोलाई, सो दैट इकोलाई में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर सके, एमआरएनए बना सके, फिर एमआरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा, राइबोसोम्स फाइनली हमें हमारा प्रोटीन देंगे, वो हमें हमारा
एंजाइम दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी जो पैसेंजर डीएनए है, इसी सेगमेंट ऑफ बीटा जीन को हम क्या कहेंगे, पैसेंजर डीएनए। और ये एग्जैक्टली जब हम इसको इकोलाई में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये इकोलाई में भी वैसे ही काम करेगा जैसे ये किसमें, ह्यूमन सेल में काम करता था, जैसे ही ह्यूमन सेल में काम करता है। याद रखना जो ये पैसेंजर डीएनए या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर जीन होता है, ये एक्जैक्टली खुद को वैसे ही एक्सप्रेस करता है इनटू द होस्ट सेल जैसे अपने पेरेंट सेल या एक्चुअल सेल में एक्सप्रेस करता था। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पैसेंजर डीएनए और फॉरेन डीएनए कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नाउ ये पैसेंजर डीएनए जो है हमारे पास 3 टाइप के, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सोर्स पे हमने इसको किस पर्टिकुलर और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया, क्या वो एनिमल सेल थी, प्लांट सेल थी या क्या वो बैक्टीरियल सेल थी, फंजाई सेल थी, वो कौन सी सेल थी। तो बेसिकली सोर्स के बेसिस पे ये जो हमारे पास डीएनए होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, पैसेंजर डीएनए 3 टाइप के। वन इज कॉल्ड रैंडम, एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं और तीसरे को हम सिंथेटिक डीएनए कहते हैं। Now, what is the random DNA? It is that type of passenger DNA which is directly obtained from the genome of the desired cell by using enzyme. तो basically random DNA वो वाला DNA होता है जिसको हम डायरेक्टली किससे अपनी पेरेंट सेल से इंट्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में हमारे पास बीटा जीन है। बीटा जीन किसके लिए कोड करता है, बीटा जीन इंसुलिन सेल्स पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर बीटा जीन है, बीटा जीन कोड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। अगर हम इस बीटा जीन को एग्जैक्टली डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो ऐसे डीएनए को हम रैंडम डीएनए कहते हैं। दैट मीन्स सिंपली रैंडम डीएनए वो वाले पैसेंजर डीएनए होते हैं जो हमें इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल यूजिंग द एंजाइम्स। डिजायर्ड सेल से हमें इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं सिंपली एंजाइम्स यूज करके, और फिर आप उसको डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर पाते हो इनटू द होस्ट सेल यूजिंग द क्लोनिंग वेक्टर। तो उन इजी पैसेंजर डीएनए को हम रैंडम डीएनए कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए याद करो, मैंने कहा था अगर ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक है वो वाला लेक्चर याद करो, और बैक्टीरियल सेल हमारे पास प्रोकैरियोटिक है। तो आप यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक में जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे इसको जीनोम को। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन सेल है ये सीक्वेंस इसकी नॉन रैंडम होती है, इसमें जो है एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स कोडिंग रीजन्स होते हैं, वाइल एज बैक्टीरियल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था, फिर हमने उसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया था बैक्टीरियल सेल में, और तब जाके वहाँ पे उसने एमआरएनए बनाया था, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हुई थी। वैसे ही उन डीएनए को उन जीनोम्स को, उन जीन ऑफ इंटरेस्ट पैसेंजर डीएनए को जो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम इट्स एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज फॉर्म्ड व्हेन यूकैरियोटिक जीनोम्स एक्सप्रेस्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था कि कैसे हम ह्यूमन सेल से डायरेक्टली जीन को जो है बैक्टीरियल सेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक सेल यूकैरियोटिक है, दूसरी प्रोकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक सेल में जो जीन कोडिंग का मेथड होता है वो अलग होता है। वहाँ पे जो कोडिंग है वहाँ पे 2 रीजन्स होते हैं, एक कोडिंग रीजन, दूसरा नॉन कोडिंग रीजन। एक रीजन में जेनेटिक मटेरियल होता है, दूसरे रीजन में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वायलेस प्रोकैरियोटिक सेल में उनमें थ्रू आउट द जीनोम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम पहले एमआरएनए बनाते हैं और फिर इस एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, और फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू आवर बैक्टीरियल सेल, और तब जाके वो बैक्टीरियल सेल हमें क्या इंसुलिन प्रोड्यूस करके देती है। तो ये वही वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। तो नाउ हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डीएनए कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो वाला डीएनए होता है जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं एमआरएनए से बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उस डीएनए जो हमें एमआरएनए से इंट्रोड्यूस मिल जाता है बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और ये हम पर्टिकुलरली तब यूज करते हैं जब हमें एक यूकैरियोटिक सेल का जीनोम हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस कराना होता है। इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैकेनिज्म मैंने सारा इलैबोरेट किया है जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स में पढ़ रहे थे। होप आप सब लोग ने रिवाइज किया होगा। Now the last type is synthetic DNA.
यहाँ पे पैसेंजर डीएनए नहीं है, इधर सिंथेटिक डीएनए है। सो बेसिकली सिंथेटिक डीएनए वो वाला टाइप ऑफ पैसेंजर डीएनए जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है बाय असेंबलिंग न्यूक्लियोटाइड्स by assembling nucleotides. So basically जो ये सिंथेटिक डीएनए, सिंथेटिक से आप लोगों को खुद ही समझ आ गया होगा कि इसको हम लेबोरेटरी में खुद क्रिएट करते हैं। हम इस ऐसे टाइप ऑफ डीएनए इसको खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं। और कैसे हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को असैम्पल करते हैं और फिर हम उनसे जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अनलाइक डीएनए सिंथेसिस, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर टेम्पलेट डीएनए allowing virtually any DNA sequence to synthesize in the laboratory। तो जैसे अगर आप लोगों ने सॉरी आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, 12th वाला पार्ट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और डोंट वरी फॉर दैट। जब हम डीएनए सिंथेसिस करते हैं ना आर्टिफिशियली, तो हमें वहाँ पे डिफरेंट उनका टेम्पलेट पता होना चाहिए, हमें डीएनए सीक्वेंस पता होनी चाहिए, तब जाके हम जो है किसी भी टाइप का डीएनए जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे इनटू द लेबोरेटरी। लेकिन ये जो सिंथेटिक डीएनए, हमें इस पर्टिकुलर डीएनए को फॉर्म करने के लिए ऐसी सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको जो साइंटिस्ट है वो खुद ही वर्चुअली अपने हिसाब से डीएनए सीक्वेंस देते हैं, वो खुद ही न्यूक्लियर बेसिस जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस वगैरह उन सबको ऐड करके आराम से डीएनए सिंथेसाइज करता है। Artificially gene synthesis was first introduced by Arthur Cohenberg. He was awarded Nobel Prize in 1959 in for this technique. So ये जो आर्थर कोहनबर्ग था, इसने सबसे पहले इस आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस को जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा। लोगों को पता है कि ऐसी भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप जीन जो है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर पाओगे। आपको उनको जो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जैसा भी टाइप ऑफ जीन चाहिए आप उसको बना सकते हो लेबोरेटरी। आप लोगों को उसकी सीक्वेंस, एमआरएनए सीक्वेंस, आप लोगों को उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्टिफिशियली खुद से इमेजिन करके आप वो सब भी बना सकते हैं। और फिर इस इन्वेंशन के लिए, इस डिस्कवरी के लिए इसको 1959 में नोबेल प्राइज अवार्ड भी दिया गया। Artificial gene synthesis represent a powerful and flexible engineering tool for creating and designing new DNA sequences। तो बेसिकली ये सिंथेटिक डीएनए टेक्निक से आप किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी टाइप का, चाहे कितना बड़ा कितना छोटा डीएनए फ्रेगमेंट या डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट कर सकते हो अपनी ओन सीक्वेंस यूज करके, अपनी ओन वर्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं दिमाग में सोचूंगी मेरे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसकी लेंथ नियर अबाउट 30 केबी होनी चाहिए, और उस पर मुझे जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो किस कोड में चाहिए मैं वो भी लिख सकती हूँ, मुझे उसमें कौन कौन से जीन्स चाहिए मैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, और फिर लैब में जाके मैं उसको प्रोड्यूस कर सकती हूँ बाय टेक्निक जिसको हम सिंथेटिक आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस कहते हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस जब से आया है तब से साइंटिस्ट इस टूल को और जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इजीली कर पाते हैं, और वो फिर इसको जो है अपने हिसाब से अपने तरीके से कोई भी टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो सिंथेसिस कर पाते हैं। सो इज द टूल फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लियर? सारे टूल्स क्लियर हुए, एंजाइम्स क्लियर हुए, हमारा क्लोनिंग वेक्टर क्लियर हुआ, पैसेंजर डीएनए या जिसको हम होस्ट सेल कहते हैं, क्या वो सारा क्लियर हुआ? सब कुछ क्लियर हुआ अभी तक? सारा क्लियर हुआ गर्ल्स? मालिनी आपको क्लियर हुआ? Okay, just a second. Now
स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डीएनए टेक्नोलॉजी, या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सो बेसिकली अब हमारे सारे जेनेटिक टूल्स हो गए। अब मैं जिन चीज़ों का इस यूज़, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी लाइटिक एंजाइम, तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं किन एंजाइम्स की बात कर रही हूँ। मैं बोलूँगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मैम किस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करिए, वो क्या करते हैं। मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम बोलूँगी, तो आप लोगों को एग्जैक्टली दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो क्या करता है, वो कौन सा फंक्शन करता है, एग्जैक्टली इस स्टेप में क्या होगा। आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स, बट अगर आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है तो उससे आप लोगों की सारी चीज़ें जो एग्जैक्टली क्लियर होंगी। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीव दिस पार्ट, सबसे पहले सोचो अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था एंजाइम से, तो दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना डिजायर जीन सोचते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से पहले हम देखते हैं कि हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या है, हमें किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट चाहिए और वो क्या होना चाहिए, और वो किससे ऑब्टेन होता है, उसका एक्चुअल सोर्स क्या है। ठीक है, और फिर उस एक्चुअल सोर्स को हम किस चीज़ में लाइगेट कर सकते हैं सो दैट हमें हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाए। तो सबसे पहले हम एक पाथ बनाते हैं, जिससे हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें क्या बनाना है। फिर हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल सोर्स क्या है, वो किस चीज़ से एक्चुअली ऑब्टेन होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसको किस ऑर्गेनिज्म में, किस सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल जाए। तो फर्स्ट ये पार्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो ही सबसे पहले हमारा डिजायर सेल, हमारा डिजायर सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं पहले स्टेप ऑफ पीसीआर में या जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम अपनी डिजायर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी जो ये रिकम्बिनेंट आरडीटीए में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी सेल जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये वो वाली सेल होती है जिसमें ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसमें नेचुरली ऑब्टेन होता है। यहाँ पे अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, तो इंसुलिन मुझे फॉर्म करना है। इंसुलिन किस में प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली इंसुलिन ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो मेरा डिजायर सेल कौन सी होगी, तो मैं सबसे पहले अपनी डिजायर सेल आइडेंटिफाई करूंगी। तो वो ह्यूमन सेल होगी, वो ह्यूमन सेल ह्यूमंस की पैनक्रियाटिक सेल होगी जिसमें मेरा डिजायर जीन प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैंने ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल के अंदर मेरा डिजायर जीन जो है प्रेजेंट है। और वो डिजायर जीन कौन सा है, वो डिजायर जीन है बीटा जीन, जो किसके लिए कोड करता है, जो कोड करता है फॉर द पैनक्रियाटिक जूस, यानी वो कोड करता है फॉर द इंसुलिन। तो सबसे पहला स्टेप हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सेल जो कंटेन करती है हमारा डिजायर जीन। और अगर मैं एग्जांपल साथ में दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे इंसुलिन की मैं बात करूं तो मैंने आइडेंटिफाई की अपना इंसुलिन। मेरा इंसुलिन नेचुरली कहाँ पे ये फॉर्म होता है, ह्यूमंस के अंदर फॉर्म होता है, ह्यूमंस के पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं, उनके पैनक्रियाटिक सेल्स में बीटा जीन प्रेजेंट होता है। तो मेरा आइडेंटिफाई जो मेरी डिजायर्ड सेल है वो कौन सी है, ह्यूमंस की पैनक्रियाटिक सेल। और उस पैनक्रियाटिक सेल में मेरा बीटा जीन जो मेरा डिजायर्ड जीन है। तो नंबर वन स्टेप हो गया। नंबर वन स्टेप याद रखना, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन स्टेप्स को एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना। क्यों, क्योंकि ये स्टेप्स एग्जामिनर ऐसे ही पूछे, वो पूछता है व्हाट आर द स्टेप्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। या उसने ऐसे भी सवाल पूछा, उसने यहाँ से स्टेप्स लिए हैं और यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन, और फिर मैच करना था कि किस स्टेप में क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है और इन स्टेप्स को ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी डिजायर सेल जिसमें हमारा डिजायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हम यूज करते हैं हमारा लाइटिक एंजाइम। क्या यूज करते हैं, हमारा लाइटिक एंजाइम, तो सो दैट हम इस सेल को बर्स्ट कर सके और फिर इस सेल से हम अपना डिजायर जीन जो है वो ऑब्टेन कर सके। Lysis of cell to obtain chromosome containing desired gene with the help of lytic enzyme. Once cell wall is lysed, they are homogenized and centrifuged to rupture the membrane as well as the nuclear envelope. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेल को लाइटिक एंजाइम्स में डालते हैं सो दैट सेल जो है बर्स्ट हो जाए और हम अपना क्रोमोजोम जो है उससे बाहर निकाल सके। क्यों, क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए के अंदर ही हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है जो हमें उसका फ्रेगमेंट चाहिए, और फिर हम उसको जो है किसी और सेल में
लाइगेट कर सके। तो सबसे पहले हमने सेल ली, सेल को हमने लाइटिंग एंजाइम्स में डाला और फिर जो ही लाइटिंग एंजाइम्स में हमने डाला वहाँ पे सेल जो है वो होमोजेस्टेड, उसको जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन उसकी करते हैं सो दैट सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो दोनों रप्चर हो जाए और उससे जो ये क्रोमोसोम है वो बाहर आ जाए। लाइटिंग एंजाइम्स में डालने के बाद हम क्या करते हैं, कि ये जो होमोजेनेसाइज्ड प्रोडक्ट है जो हमें हमारा ये क्रोमोसोम मॉलिक्यूल इससे मिला, जो ये हमारा क्रोमोसोम मॉलिक्यूल हमें इस सेल से मिला, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सेल स्पेशली क्रोमोसोम, और फिर हम इसको प्रोटीज एंजाइम देते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ हिस्टोन एंड नॉन अदर प्रोटीन। सो बेसिकली याद करो जब हमने एंजाइम्स पढ़ा था तब हमने प्रोटीएस एंड राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स पढ़े थे, और मैंने कहा था कि प्रोटीएस और राइबो एंजाइम न्यूक्लियस हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन और बाकी मोइटी जो डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। रिमेंबर डीएनए पैकिंग वाला टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉइल्ड होता है और उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको कॉइलिंग में। सो बेसिकली जब हमने सेल को पहले लाइटिक एंजाइम्स दिए उसकी वजह से उसका सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गया, उसकी वजह से जो है न्यूक्लियर ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियर एनवेलप भी बर्स्ट हो गया और फिर हमें इससे हमारा क्रोमोसोम एक्सट्रैक्ट हुआ। अब इस क्रोमोसोम में हमारा डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसपे हमारा डिजायर जीन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस डीएनए मॉलिक्यूल में राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीएस एंजाइम्स डालते हैं। वो क्या करते हैं, राइबोन्यूक्लियस जो हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और राइबोन्यूक्लियस जो वो आरएनए पार्टिकल्स को जो है डाइजेस्ट करता है और फिर उसकी वजह से डीएनए जो इंटैक्ट रहता है। डीएनए मॉलिक्यूल के टुकड़े नहीं होते, डीएनए वैसे ही रहता है जैसे वो होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है इसकी अनकॉइलिंग होती है। वहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं या हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर अकेला हमें डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स रहते हैं जो हमें जिसपे हमारा डिजायर सेगमेंट ऑफ जीन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये हमें ये डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है हम इसको डालते हैं इनटू द चिल्ड इथेनॉल इनटू द, ये सारा रिवाइज हो रहे वो वाले ये बेसिकली सारा रिविजन है एंजाइम्स का। जब हमने एंजाइम्स पढ़े तो हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी, कैसे कौन फंक्शन करता है, कैसे कौन सा एंजाइम वर्क करता है। अब उन एंजाइम्स के एप्लीकेशन का पार्ट है कि सबसे पहले लाइटिंग एंजाइम लिया, उसने हमने सेल को बर्स्ट करा, हमने सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करा, हमने न्यूक्लियर एनवेलप को डाइजेस्ट करा, फिर क्रोमोसोम जो है हमें वहाँ से मिला, उस क्रोमोसोम में हमने प्रोटीएस और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स डाले सो दैट वहाँ पे हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाए, वहाँ पे जो है आरएनए पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो जाए और हमें हमारा डीएनए मिल जाए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। और फिर उस डीएनए को प्योरीफाई करने के लिए बाकी सारे सब्सटेंसेस से हम क्या करते हैं, हम उस डीएनए मॉलिक्यूल को चिल्ड इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में डालते हैं और उसकी वजह से जो है हमें सेपरेट थ्रेड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाती हैं और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। ना स्पूलिंग के बाद क्या होता है, हम इस प्योरीफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब मिल गया डीएनए प्योर डीएनए, अब इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, ना ही इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन है, ना ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन और ना ही कोई सेल कंपोनेंट प्रेजेंट है, खाली अब हमें प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया जिसमें हमारा डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। अब हमें पूरा डीएनए तो चाहिए नहीं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमें क्या चाहिए, हमें खाली इसका छोटा सा पार्ट चाहिए, हमें इसका वो वाला हिस्सा चाहिए जिसमें हमारा डिजायर जीन प्रेजेंट है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए कोड करता है, जो इंसुलिन के लिए कोड करता है, हमें खाली बीटा जीन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, वो ये उस डीएनए के सेगमेंट को कट करेगा एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस और फिर हम इसी जीन को क्या करेंगे, इसको इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को इससे निकालेंगे। अब चिल्ड एथेनॉल के बाद हमने इस डीएनए के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला, उसने क्या किया, उसने इस डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एट अ स्पेसिफिक पोजीशन कट किया, हमें हमारा डिजायर्ड जीन जो है उससे
हासिल हो गया। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या हुआ, अब हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए के कितने फ्रेगमेंट्स किए होंगे, दो ऑब्वियसली, एक तो बीटा जीन वाला और बाकी सारा डीएनए। अब इस जीन को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, इस पूरे डीएनए से जो है सेपरेट करते हैं हम बाय टेक्निक जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। पहले मुझे बोलो, स्टेप्स क्लियर हुए एवरीवन? स्टेप्स क्लियर हुए? सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने डिजायर सेल ढूंढी हमारी, कि हमारे हमारे प्रोडक्ट सेल का बनाना, उसका सेल ओरिजिन क्या, उसकी ओरिजिनल सेल कौन सी, तो हमने उस सेल को लाया। उस सेल से हमने हमारा डिजायर जीन ऑब्टेन किया। कैसे किया, लाइटिक एंजाइम डाले जिसने सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप को बर्स्ट किया, फिर वहां से क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम में राइबोन्यूक्लियस प्रोटीएस एंजाइम्स डाले, और फिर उस राइबोन्यूक्लियस प्रोटीएस एंजाइम ने क्या किया, उसने हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन आरएनए पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया। फिर वहां से हमें जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स मिले, फिर डीएनए को हमने प्योरीफाई किया चिल्ड एथेनॉल में डाल के, और फिर जब वो प्योरीफाई हुआ, फिर हमने और एक एंजाइम डाला जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, और फिर उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए को कट किया एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। और फिर अब हम क्या करेंगे, हम हमारे डिजायर जीन या डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द होल डीएनए। कैसे, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। अब हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस क्या होता है। मालिनी क्लियर है? एवरीवन क्लियर? नाउ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस, ये बेसिकली मेथड है जो सेपरेट करता है बायोमोलिक्यूल स्पेशली डीएनए इन द मैट्रिक्स ऑफ एग्रोस अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक जो है सोल्यूशन डालते हैं, एक जेल सोल्यूशन डालते हैं, और वो किसका बना होता है, एग्रोस जेल हम इसमें डालते हैं। एग्रोस जेल डालते हैं जो बेसिकली हमें सीवीड से ऑब्टेन होता है। और फिर एग्रो सेल में क्या करते हैं, हम अपने डीएनए मॉल, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। यहाँ से कैथोड है, यहाँ से एनोड है, और यहाँ इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जब भी हमें कोई मॉलिक्यूल सेपरेट करना होता है तो हम इस एग्रोजेल इलेक्ट्रोपोरोसिस मेथड को यूज करते हैं, सो दैट हम अपनी बायोमोलिक्यूल को बाकी सारे मिक्सचर से क्या कर सके, सेपरेट। हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रीट करते हैं विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वहां पे वो रेस्ट्रिक्शन एंडो, जब हमने इस डीएनए मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ कट किया, तो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, इसने इस डीएनए के नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जो है काट डाले। इसने डीएनए को एक जगह नहीं, इसने डीएनए को बहुत जगह काटा एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, और स्पेसिफिक हिस्से कर दिए। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। अब क्या होगा, जो ही इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए मॉलिक्यूल के बहुत सारे हिस्से किए, अब हमें सारे हिस्से मत चाहिए, हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, हमें खाली वो सेगमेंट डीएनए का चाहिए जिसमें बीटा जीन प्रेजेंट है, सो दैट हम इसको लाइगेट कर सके हमारे क्लोनिंग वेक्टर के साथ, और फिर इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर सके। हमारा बेसिक फंडा ये है। बाकी फ्रेगमेंट्स हमें मत चाहिए क्योंकि ह्यूमन जीनोम है, इसमें इस ह्यूमन ये कलर बाकी सारे ऑर्गन्स के जीन भी प्रेजेंट होंगे जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डीएनए फ्रेगमेंट को, इस बीटा जीन वाले फ्रेगमेंट को बाकी सारे डीएनए से सेपरेट करेंगे बाय दिस टेक्निक। हम इस टेक्निक को जो है एरन टेस्लुइज ने 1937 में सबसे पहले टेस्लुस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और इस टेक्निक के लिए उसको 1948 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया। उसने क्या किया, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स में नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अनदर अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैट्रिक्स मेड अप ऑफ एग्रोस ऑब्टेन फ्रॉम सी वीड। जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा, नजर रखो। देखो, ये एक बीकर लाया मैंने, ठीक है। इस बीकर में क्या किया मैंने, मैंने इस एग्रोस जेल का सोल्यूशन डाला, और यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो टर्मिनल्स बनेंगे, एक बनेगा कैथोड, दूसरा बनेगा एनोड। ठीक है, अब जो ही मैंने क्या किया, और यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया।
अब इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोजेल। ये एग्रोजेल जो है इसको सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जो ये फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है ये सारे मूव होंगे टुवर्ड्स द एनोड। क्यों टुवर्ड्स द एनोड सारे मिलेंगे? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं। ये जो डीएनए पार्टिकल्स है ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं और जो ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये सारे जमा कहाँ पे हो जाएंगे? एनोड पे। और वहाँ पे कैसे जमा हो जाएंगे? जो सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स है वो सबसे बाद में आ जाएंगे। और सिंस हमारा डिजायर्ड जीन चाहिए तो ऑब्वियसली वो एक छोटा सा सेगमेंट ही होगा, तो इस प्रोसेस से हमें वो इजीली मिल जाता है टुवर्ड्स द एनोड। हम क्या करते हैं, इस एग्रोजेल को इसमें डालते हैं, इसमें हम अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी डालते, डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी डालते और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। और जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ यहाँ पे जो है एक सेविंग इफेक्ट आ जाता है और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स ये सारे किस के टुवर्ड्स मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द एनोड। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंस एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज, तो ये जल्दी से जाके वहाँ पे डिपॉजिट होने की कोशिश करेंगे। याद करो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ये आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे अपोजिट चार्जेस जो है वो अपोजिट पोल्स पे अट्रैक्ट होते हैं। ये एग्जैक्टली सेम मेथड यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो टुवर्ड्स द एनोड जाना शुरू करेंगे और जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जो छोटे साइज वाले फ्रेगमेंट्स होंगे वो टुवर्ड्स द एनोड जल्दी पहुंचेंगे रादर देन द लार्जर एनोड्स, क्योंकि लार्जर एनोड्स को चलने में टाइम लगेगा। Under the influence of electric field, DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel। और ये जो sieving effect है वो कौन प्रोवाइड करेगा? यही agarose gel। Larger fragments वो slowly move करते हैं, while as the smaller fragments वो जल्दी move करते हैं और वो reach करेंगे farther at DNA fragments sep cannot be seen in visible light। और आप जब ये DNA molecule एनोड पे पहुंचेंगे तो आप इनको क्लियरली नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं फिर साइंटिस्ट, वो इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को इथेरियम ब्रोमाइड, एक सोल्यूशन है उससे स्टेन करते हैं और फिर एक्सपोजर देते हैं, यूवी रेज डालते हैं तब जाके हमें ये नजर आता है। After exposure to UV rays, DNA appear as bright orange color bands with the agarose gel separated. Bands of DNA are cut along with the agarose gel, treated with buffer, and purified DNA fragments are obtained in and this step is called इल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप का था स्पूलिंग और उसके बाद इल्यूशन। इल्यूशन में हमने स्पूलिंग में हमने क्या किया था? स्पूलिंग में हमने जो है हमारे इसको डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए को प्यूरिफाई किया था। और इल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम हमारे सेगमेंट ऑफ डीएनए को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि उस पर एग्रोजेल भी लगा है, उसमें इथेरियम ब्रोमाइड भी लगा है, उसमें जो है सॉरी इस एग्रोजेल का सस्पेंशन भी लगा है, इसमें इथेरियम ब्रोमाइड भी लगा, जो हमें किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो ही अब हमें ये सेगमेंट ऑफ डीएनए कैथोड सॉरी एनोड पे मिले, हम इसको एक अब हमें ऐसे तो नजर नहीं आएगा, हम क्या करते हैं, हम एनोड जो एनोड रीजन है हमारा उसमें उसको इथेरियम ब्रोमाइड डाई देते हैं और फिर उसको ले जाते हैं अंडर द यूवी रेज। और यूवी रेज के अंदर हम देखते हैं कि हमें डीएनए जो है ब्राइट ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं और जिन पे एग्रोसेल जेल भी लगा है। तो हम क्या करते हैं, हम सेपरेटेड डीएनए बैंड्स को कट करते हैं इस एग्रोजेल से, हम उसको बेसिकली इस एग्रोजेल से निकालते हैं और फिर एक बफर सोल्यूशन में डालते हैं सो दैट ये प्यूरिफाई हो जाए, जो एग्रोसेल जेल इन पे लगा है वो उतर जाए। और इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। फिर प्योरिफाइड डीएनए सेगमेंट्स को जो है हम यूज करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो ही हमें इस स्टेप में अब डिजायर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मिला, हम अपना क्लोनिंग वेक्टर डालते हैं जिसको हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया होता है, उसको इसमें डालते हैं और फिर हमें हमारा क्या मिलता है, रिकम्बिनेंट सेल। हमें हमारी डिजायर सेल मिल जाती है और फिर हम इसी रिकम्बिनेंट सेल को, रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को डालते हैं इनटू द होस्ट सेल, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट देता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिजायर जीन ट्यूनिंग यूजिंग पीसीआर, जिसको हम कल पढ़ेंगे। नाउ इतना क्लियर हुआ, पीसीआर तक सारा क्लियर हुआ, कहीं पे किसी को डाउट, कहीं पे किसी को कंफ्यूजन तो पूछो।
मालिनी, दीपिका, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये स्पूलिंग फिर इल्यूशन, इसको याद रखना। ये स्टेप्स भी 2018 और 2019 नीट में एग्जामिनर ने पूछा है। स्टेप्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर उसने स्टेप्स में इल्यूशन, स्पूलिंग वगैरह दिया था। मालिनी, आपको क्लियर हुआ? और इसको आज ही रिवाइज करना, आज ही इसकी जो है स्टेप्स भी लिखना और अपने लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। और कल हम पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग खत्म होगा। कल हम कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर, स्टेप्स इन पीसीआर, ये सारा कंप्लीट करेंगे, और इसी के बाद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें वो टैंक्स वगैरह है वो सारा कंप्लीट करेंगे, और उसी के साथ हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। और फिर इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस हैं जो हमें मोस्टली टेक्स्ट बुक से पढ़नी है। सो गर्ल्स, इस सब की नोट्स बनाना, इनको आज ही रिवाइज करना, क्योंकि कल जब हम पीसीआर पढ़ेंगे तो तब तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके ओके गर्ल्स, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय। कल मिलते हैं क्लास में। बाय गर्ल्स।